नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कल्पिता और आप सभी का स्वागत है हमारे कार्यक्रम में जिसका नाम है संजीवनी। दोस्तों, आज के एपिसोड में हम हेल्दी एजिंग के बारे में बात करने वाले हैं। इस पर हमें मार्गदर्शन करने के लिए हमारे साथ मौजूद है कॉस्मेटिक डर्मेटोलॉजिस्ट एंड ओबेसिटी स्पेशलिस्ट डॉक्टर जूजर अब्बासी जी। तो चलिए उनका स्वागत करते हैं और एपिसोड की शुरुआत करते हैं। वेलकम डॉक्टर जूजर, आपका संजीवनी के मंच पर बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। डॉक्टर, आज हमारा टॉपिक है हेल्दी एजिंग। हमने एंटी एजिंग तो सुना है, ये हेल्दी एजिंग क्या है? तो अभी अपन एंटी एजिंग और हेल्दी एजिंग में दो डिफरेंट थिंग्स है, बट हेल्दी एजिंग बाद में है क्योंकि एंटी एजिंग जो है कॉन्सेप्ट है जी एंटी एजिंग यानी कि उम्र को रिवर्स करना, बट वो होता नहीं क्योंकि नॉर्मली आदमी 60 साल का होगा तो 70 साल का भी हो जाएगा। आदमी जीता कैसा है? तो हेल्दी एजिंग यानी कि वो है 70 साल का बट जी रहा है 50 साल का या जी रहा है 40 साल का। वो जिंदगी वैसे ही 40 साल कैसे जी रहा है, तो वो एक्टिव है, उसका स्टेमिना अच्छा है, वो जी रहा अच्छा है, लुक्स में भी 40 साल है लग रहा है। अभी एक्ट्रेसेस भी आजकल ये थेरेपीज करे ताकि वो जवान लगे, ताकि और फिल्म्स मिले। तो ये बात है। तो एंटी एजिंग पहले था कॉन्सेप्ट, फिर हमने एल्डी एजिंग लेकर आए कि नहीं, क्रोनोलॉजिकल एजिंग तो होने वाला है बट बायोलॉजिकल एजिंग आप कैसा लगते हो वो इंपॉर्टेंट है। तो एज हेल्दी, इसलिए हेल्दी एजिंग। जी, मतलब हम एजिंग की प्रोसेस को रोक नहीं सकते, लेकिन अगर एज होना ही है तो हेल्दी वे में हो जाए। इन सिंपल वर्ड्स, क्वांटिटी और क्वालिटी। क्वांटिटी ऑफ लाइफ हमारे हाथ में नहीं, बट क्वालिटी हम कैसे जीते। तो हमें जवानी की तरफ जीना है, हमें और जवान रहना है, ताकि हमारी 80 साल की उम्र ही जीने वाले ऊपर वाले ने लिख दिया है, पर हम 80 साल में भी हम 40 साल ये जैसा जी रहे, तो हमारा क्वालिटी बढ़ गया। जी बिल्कुल। डॉक्टर, एजिंग की जब भी बात आती है तो लोग नोटिस करते हैं चेहरे पर झुर्रियां आना या फिर जो भी चेंजेस है वो चेहरे पर नोटिस करते हैं। पर मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि एजिंग कहाँ कहाँ पर दिखती है और कहाँ कहाँ पे उसका इफेक्ट होता है? हम जब ये बात करते हैं हेल्दी एजिंग का, तो एजिंग पूरी बॉडी का हम बात करते हैं, बट लोग उसको चेहरे से ही रिलेट करते हैं, स्किन से रिलेट करते हैं। पहले स्किन के रिलेशन क्या होता है? एक रिंकल्स होता है। रिंकल्स दो टाइप के होते हैं, स्टैटिक और डायनामिक। डायनामिक यानी कि अगर मैं मुंह करूँ चेहरा मसल कॉन्ट्रैक्शन से तो दिखता है, मसल कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो रिंकल्स आएगा। अब याद रखना, मसल का जो फाइबर्स है और कॉन्ट्रैक्शन है उसके परपेंडिकुलर रिंकल्स होंगे। कोई भी रिंकल बनेगा उसका परपेंडिकुलर ही बनेगा, क्योंकि वो फोल्ड है। कपड़े को फोल्ड करेंगे अपन तो ये डायरेक्शन में फोल्ड करेंगे तो रिंकल ऐसा आएगा, ऐसे ही बनता है। उसके लिए अगर हमने बोtulinum टॉक्सिन यूज किए और मसल को पैरालाइज किए तो वो रिंकल दिखते नहीं। एक होता है कंटिन्यूअसली रिंकल बने पर स्टैटिक होते हैं, मींस वो रिंकल परमानेंट हो गए, उसमें एक्चुअली एक डिप्रेशन हो गया स्किन में जिसको हम भरने के लिए फिलर्स यूज करते हैं, वो हो गया। सेकंड आपका स्किन टोन, स्किन टेक्सचर, फिर मॉइस्चराइजर यूज करते हैं ताकि स्किन सप्पल रहे, सॉफ्ट रहे। उम्र बढ़ती है ना तो स्किन का ड्राइनेस बढ़ता है, क्यों? क्योंकि आपका वो मॉइस्चर रिटेनिंग कैपेसिटी कम हो जाता है, तो ड्राइनेस से उम्र ज्यादा लगती है। फिर सैगिंग, भाई कॉन्टोर होता है, जितना यहाँ का अगर कॉन्टोर खराब हो जाता है तो आपको लगता है कि बुढ़ापा हो गया। तो यंग एज और ओल्ड एज में देखोगे तो आपको चेहरा लाने के लिए वापस, तो नॉर्मली लोग फोटोज देखते हैं पहले आप जवानी में कैसे थे और फिर मुताबिक वैसे ही बनाने की कोशिश करते हैं। ये एक्ट्रेसेस में ज्यादा दिखते हैं ताकि लोग ज्यादा उनको फिल्म रोल्स मिले, ज्यादा लोग जवान रहे। मूवीज में है तो उम्र बढ़ रही है फिर भी उनको जवान ही रहना होता है, ये होता है एक पार्ट। दूसरा चीज होता है हेयर, चाहे हेयर फॉल होता है, फिर वो एंड्रोजेनिक एलोपेशिया होता है, वो नहीं पसंद है लोगों को। बाल दिखना चाहिए, जितना ज्यादा बाल उतना जवानी। बाल जर गए तो आपको लगता है कि भाई ये बुढ़ापा पे गए। फिर सफेद बाल, सफेद हेयर, अब सफेद बाल हो जाती है क्योंकि आपका वो जो सेल्स जो आपको पिगमेंट बनाती है वो मर जाते हैं, और उसके लिए लोग डाई करते हैं, बेसिकली उनको वापस जवानी की तरफ रखना पड़ता है। ये हो गया लुक्स में। थर्ड, फिर आपका मोटापा, जितना ज्यादा मोटापा उतना लगता है कि आदमी बुढ़ापा पे गया, तो जवानी में आदमी फिट रहेगा, मस्कुलर स्ट्रेंथ, मसल स्टेमिना, मसल का रोग, सब उस पर फोकस करते हैं। फिर एक न्यूरोलॉजिकल हेल्थ होता है, जितना उम्र ज्यादा होता है भूल जाते हैं, काम बराबर नहीं हो पाता, तो आपको हेल्दी रहना सिस्टमिक भी। तो इंटरनल हार्मोन मिल्यू भी होता है कि कुछ हार्मोन ऐसे होते हैं जो गिर जाते हैं उम्र बढ़ते वक्त। देखिए फर्स्ट हार्मोन टेस्टोस्टेरोन गिरेगा 30 इयर्स के बाद, फिर आपके बोलते हैं एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन गिरता है आफ्टर मेनोपॉज। फिर आपके पास और भी हार्मोन के, ग्रोथ हार्मोन उससे भी पहले गिरता है, क्योंकि ग्रोथ हार्मोन अकबर आदमी प्यूबर्टी आ जाता है गिर जाता है, तो टेस्टोस्टेरोन से पहले ग्रोथ हार्मोन भी होता है, बट वो एक नॉर्मली गिरता है। आपको जो हार्मोन गिरता है उसको हम लोग देखते हैं उसका इम्पैक्ट क्या होता है, फिर हम लोग वो हार्मोन दे देते हैं ताकि वो वापस आपका बॉडी का हार्मोनल लेवल्स बढ़ जाता है, आपका एक्टिविटी बढ़ जाता है। जैसे कि मेनोपॉज के बाद फिर भी हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी देते हैं, जिससे आपको वापस थोड़ा जवानी के फीचर्स आ जाते हैं, ये फर्क पड़ता है। ठीक है, फिर आपके बोन हेल्थ होता है, जहाँ कैल्शियम डेफिशिएंसी हो गया, विटामिन डी डेफिशिएंसी हो गया, वीकनेस आ गया, फ्रैक्चर होने के चांसेस आ गया, ऑस्टियोपोरोसिस आ गया, तो वो बोन हेल्थ पे फोकस की जाती है। फिर आपका हार्ट हेल्थ, हार्ट वापस बैक टू नॉर्मल, इजेक्शन फ्रैक्शन अच्छा हो,
एजेक्शन फ्रैक्शन कम होगा तो आपको फिर हार्ट फेलियर के चांसेस होते हैं। ये तो ब्रीडिंग भी आपका अच्छा है, यंग जवानी जैसा भाई, आपको बाद में अस्थमा, सीओपीडी ना, सीओपीडी स्मोकिंग के भी हो सकता है, आप बुढ़ापा की वजह से भी हो सकता है। सीओपीडी यानी कि मसल जो आसपास है वो आपका कॉन्ट्रैक्ट करता है लंग्स को, बट लंग्स में इलास्टिक टिश्यू होता है जो वापस रिकॉइल लाता है। इलास्टिक टिश्यू जाएगा तो आपका फिर वो रिकॉइल नहीं आता है। तो रिस्ट्रिक्टिव और ऑब्स्ट्रक्टिव दो टाइप के होते हैं। रिस्ट्रिक्टिव में लंग्स एक्सपांड नहीं कर पाते, ऑब्स्ट्रक्टिव में और लंग्स एक्सपांड होने के बाद वापस कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पाते। सीओपीडी में कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पाते, रिस्ट्रिक्टिव में एक्सपांड नहीं करते, दोनों बुढ़ापा में दिख जाता है। लाइक इंटरस्टिशियल लंग डिजीज रिस्ट्रिक्टिव डिजीज होता है, इसमें कोविड में भी एक रिस्ट्रिक्टिव लंग डिजीज होता है जिसका वजह से ये सेम प्रॉब्लम दिखती है। अब अलग है, सब बुढ़ापा में कुछ चीजें दिख जाती है, डायबिटीज भी बुढ़ापा में दिखती है। तो बुढ़ापा में बहुत सारी बीमारी भी हो सकती है। तो आप ओवेरियन हेल्थ बोलो कि ऑस्टियोपोरोसिस, फिर आपका ओवेरियन हेल्थ में आपको मेनोपॉज हो गया, फिर बोन हेल्थ आ गया, फिर आपका आइस विजन जाएगा, कैटरैक्ट हो गया, ये सब भी एक बुढ़ापा का साइन है। हेल्दी एजिंग यानी कि क्या, आप ये सब रिवर्स करो या फिर चेंज करो। कैटरैक्ट हो गया तो लेंस चेंज करना, क्या बैक टू वैसे जी रहे हो जैसे आप जवान में जीते थे। जी बिल्कुल डॉक्टर, एजिंग के इतने सारे एस्पेक्ट्स होते हैं, ये तो हमने कभी सोचा ही नहीं था। तो मैं आपसे यही पूछना चाहूंगी कि हमने जब भी देखा है कि एंटी एजिंग के या फिर हेल्दी एजिंग के जो ट्रीटमेंट्स होते हैं वो बहुत सारे ट्रीटमेंट्स होते हैं, तो क्या इसका कोई प्राकृतिक इलाज भी है? इसमें प्राकृतिक इलाज बहुत है, बहुत सारे सप्लीमेंट्स होते हैं जो एफडीए ने अप्रूव किया। दो चीज, एक चीज होती है ड्रग्स, दवाई जो एक एलोपैथिक ड्रग्स होती है, उस पर रिसर्च करनी पड़ती है, फेज 1, फेज 2, फेज 3, फेज 4 ट्रायल्स, जिसके वजह से आप ड्रग लेके आते हैं। और एक न्यूट्रास्यूटिकल्स होता है जो अपने फूड में है, उसका एक सब्सटेंस होता है जो इफेक्टिव रहता है। अभी हल्दी लोग लेते हैं, जैसे एंटी इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट्स होते हैं, उसमें एक कंपाउंड होता है कर्क्यूमिन। अब कर्क्यूमिन को आप कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में भी दे दो तो एक न्यूट्रास्यूटिकल हो गया। सिमिलरली ग्रीन टी एक तरह से एक न्यूट्रास्यूटिकल हो गया। फाइबर्स हेल्दी चीजें होती है, ठीक है। फिर आपके पास प्रोडक्ट्स भी बहुत सारे जिसमें हम इफेक्टिव रहते हैं। फिर वी हैव गॉट जिंजर, लोग ये लेते हैं कुछ। फिर अपने पास ये भी है, क्या बोलते हैं, अश्वगंधा, ये सब गिंको एक्सट्रैक्ट, सब चीजें अवेलेबल है मार्केट में, जैसे अलग अलग बेनिफिट्स होते हैं। अब ये सब न्यूट्रास्यूटिकल्स कैटेगरी में आते हैं, ठीक है। अब ये सब फिर कोएंजाइम Q10 एंटीऑक्सीडेंट्स है, ग्लूटाथियोन, ये सब एंटीऑक्सीडेंट्स भी इफेक्टिव है। ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस एक एजिंग इफेक्टिवनेस के, जितने ज्यादा आपका उम्र बढ़ता है उतना ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बढ़ता है, जिसका वजह से डैमेज होता है। दिस इज द थियोरी। तो एंटीऑक्सीडेंट ज्यादा लेना चाहिए। में सब आगे कोएंजाइम Q10, ग्लूटाथियोन, ये सब। ग्लूटाथियोन स्किन के लिए लेते हैं, कोएंजाइम Q10 भी लेते हैं, हार्ट के लिए भी सब लेते हैं, तो फर्क पड़ता है। तो हर एक चीज पे आता है। फिर ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हेल्दी खाओ, हाई फाइबर डाइट खाओ, फर्क पड़ता है। आप हेल्दी खाना खाओगे तो आपका एजिंग प्रिवेंट कर सकता है, आप ज्यादा यंग हो सकते हो। फिर एक्सरसाइज ज्यादा करो, मसल एक्टिविटी करो, आपको मसल पावर बढ़ाओ, बोन हेल्थ देखो, कैल्शियम अच्छा इंटेक करो, विटामिन डी से अच्छा लो ताकि आपका बोन भी हेल्थ रहे, मस्कुलर हेल्थ रहे, एक्टिव रहो। ध्यान रखो, विजन का टेस्ट करो कि विजन बराबर है कि नहीं, ताकि आप बराबर जैसे जवान जैसे दिखते थे वैसे ही देखो। ऐसा ना कि चश्मा जल्दी लग जाए। और चश्मा कितना प्रिवेंट कर सकते हो, आई एक्सरसाइजेस भी होते हैं कि मसल स्ट्रेन कम करो। स्ट्रेस एक बहुत बड़ा फैक्टर है, स्ट्रेस, क्योंकि बाद में उम्र होती है। अब स्टार्टिंग में बचपन में सब टेंशन पेरेंट्स के ऊपर, तो बचपन आराम से जी लेते, जैसा टेंशन स्कूल के एग्जाम होता है, स्कूल के एग्जाम खत्म, वेकेशन आ गए, एंजॉय कर रहे हैं। अब जब बड़े हो जाते हैं तो आपको टेंशन रहता है, वेकेशन में भी टेंशन रहता है कि स्कूल का बच्चे में क्या करना, उसका स्कूल खर्चा, अपने खर्चे, अपना फ्यूचर, अपना करियर, तो टेंशन बहुत रहता है, स्ट्रेस बहुत होता है। आज के जमाने में स्ट्रेस बहुत ज्यादा हो गया क्योंकि महंगाई भी बढ़ गई, नए नए इश्यूज आ गए। पहले क्या था, सिर्फ दुकान में जाना, काम करके आना। अभी तो दुकान भी चलाना कैसा है, बिजनेस, ऑनलाइन, ये 10 चीजें आ गई, तो लोग स्ट्रेस बहुत लेते हैं। तो स्ट्रेस कम करने से फर्क पड़ता है। तो स्ट्रेस भी एक फैक्टर है, बराबर सो, बराबर उठो। और जो चीजें से उम्र का आपका जो साथ साथ में एजिंग का इफेक्ट्स बढ़ता है, जैसे स्मोकिंग, अल्कोहल, क्योंकि ये सब चीजें में आपने देखा, स्मोक करते करते रिंकल्स बहुत हो जाते हैं फेस के आसपास, क्योंकि वो करके रखते हैं उसमें। दारू पीने वजह से भी लिवर इम्पैक्ट आता है, वो भी इम्पैक्ट आता है। तो ये सब लिवर पे डैमेज होगा तो आपको फिर अर्ली साइंस ऑफ एजिंग होंगे। तो ये सब चीजें आपको समझना पड़ेगा कि सब चीजें फर्क पड़ता है। मोटापा भी एक अर्ली साइंस ऑफ एजिंग होता है, तो अपने को प्रिवेंट करना है। तो एवरीथिंग इज, when you talk about anti aging is everything, और हेल्दी एजिंग मींस मुझे पूरा बॉडी को मुझे जवान लाना है, सिर्फ चेहरा नहीं है, सिर्फ एक छोटी सी हिस्सा नहीं। हियरिंग भी लोग वो सुनाई नहीं देता बराबर से, तो ये सोचते कि इसको इम्प्रूव करो ताकि मैं जैसा जवानी में सुनता था वैसे ही सुनूं मैं। हर एक चीज होती है। जी बिल्कुल डॉक्टर, हेल्दी एजिंग में अपने डाइट का क्या रोल होता है? डाइट एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। डाइट, क्योंकि बॉडी याद रखना कि जितना अपन अनप्रोसेस, कितना हेल्दी खाए, जिसमें फाइबर रिच हो, तो बॉडी फर्क पड़ता है। अभी मोस्टली क्या होता है, आपने देखा ऑटोइम्यून डिजीज, ये होता है उम्र से साथ अर्ली स्टेज में बहुत कम दिखता है, बाद में दिख जाता है। कैंसर भी बाद में दिख जाता है। तो एक तरह से कहते हैं गट
थियोरी रहता है, इसको बोलते हैं लीकी गट सिंड्रोम हम बात करते हैं, क्योंकि गट्स पे अगर आपने बराबर ध्यान दिए, इंटेस्टाइन्स पे प्रोबायोटिक्स लिए, अच्छा हेल्दी रहा, तो आपका डाइजेशन पर फोकस किए तो फर्क पड़ता है। अब ये सब चीजों में क्या होता है कि प्रोटीन लीक नहीं होना चाहिए इनटू द सिस्टम, जिससे एंटीबॉडीज बने जो ऑटोइम्यून डिजीज बनते हैं। ये थियोरी है इसके ऊपर, तो हम इस पर फोकस करते हैं कि आप खाना क्या खा रहे हो, हेल्दी कितना खा रहे हो, ज्यादा उसके ऊपर है। कितना आप एंटीऑक्सीडेंट्स लेते हो उतना फर्क, क्योंकि आपने देखा कि एजिंग और ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस लिंक्ड है। आप ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से ऑस्टियोआर्थराइटिस हो जाएगा, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से डिमेंशिया हो जाएगा, क्योंकि अल्जाइमर्स हो सकता है, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से हार्ट के ऊपर डैमेज हो सकता है, माइक्रो इन्फेक्शन हो सकता है, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से बोन हेल्थ अफेक्ट हुआ, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस सब हेल्थ हो, सब कुछ लिंक्ड है, स्किन का भी रिलेटेड है। फिर आपका आ गया, फिर अभी सपोज यूवी रेज है, उससे स्किन डैमेज होता है, तो आपको सनस्क्रीन भी लगाना चाहिए, क्योंकि आपको मालूम है कि डैमेज से फिर आपका स्किन और एज होगा। मॉइस्चराइजर लगाओ ताकि ड्राइनेस प्रिवेंट करे, ताकि लुक्स भी है। तो हेल्दी एजिंग इज इंटरनल प्लस एक्सटर्नल। एक्सटर्नल इज लुक्स, internal is your body systems, how they work, both combined. जी डॉक्टर, हमने बहुत बार देखा है कि हम जो कॉस्मेटिक्स यूज करते हैं उसका भी हमारे स्किन को एज करने में बहुत बड़ा हाथ होता है, तो इसके बारे में हमें थोड़ा बताइए। अभी कॉस्मेटिक्स में कुछ चीज ऐसी होती है जो अपने कॉमेडोजेनिक एजेंट्स होते हैं, मींस क्या, उसमें ना आपके पोर्स ब्लॉक करते हैं, जैसे एक्ने हो जाते हैं, एक्ने रीजन की वजह से फिर एक्ने स्कार्स हो जाते हैं, फिर वो खराब दिखता है, वो अपने को ध्यान रखना है। सेकंड थिंग क्या, कॉस्मेटिक्स आप एलर्जिक्स नहीं होना चाहिए, जिससे एलर्जिक रिएक्शन हो सकते हैं। थर्ड, कुछ चीज ऐसी होती है जो अपने को अवॉइड करना है, जैसे आपका सन बर्न हो सके, इसलिए हम लोग बोलते हैं सनस्क्रीन पे फोकस ज्यादा है, क्योंकि कुछ चीजें ऐसी होती है जो फोटोडायनेमिक इफेक्ट होता है, मींस सन इफेक्ट बढ़ाता है जी, क्योंकि हम सन का इफेक्ट रोक नहीं सकते, बट हम सनस्क्रीन लगा सकते हैं। और कोई भी आप लगाते हो तो उसको क्लीन भी करना चाहिए, लोग लगाना चाहिए, लोग लॉन्ग टाइम लोग क्या भूल जाते हो, रात भर सो जाते हैं, ये गलत है। आपको मेकअप लगाते हो तो क्लीन भी करना चाहिए, अच्छे से फेस क्लीन करो, रखो, और फिर उसके बाद मॉइस्चराइजर लगा के सो। मैं हमेशा कहता हूँ कि मॉइस्चराइजर के बगैर काम नहीं होना चाहिए, मॉइस्चराइजर बहुत जरूरी है, स्किन का हाइड्रेटिंग फैक्टर बहुत जरूरी है। कितना आपका नेचुरल मॉइस्चराइजिंग फैक्टर है स्किन का, कि आप स्किन मॉइस्चर रख सकते हो, उतना स्किन सप्पल रहेगा। सॉफ्ट क्योंकि पानी है, पानी होगा तो ड्राई होगा और इचिंग बढ़ेगा, सब प्रॉब्लम होगा। स्किन अगर मॉइस्ट है तो वो प्रोटेक्टिव बैरियर है, अगर उसका मॉइस्चर गया तो फिर उसमें से सारे एलर्जन सब घुसेंगे अंदर, उसमें और इचिंग हो सकता है। अब आपका जो कॉस्मेटिक्स है वो एक एलर्जन इफेक्ट भी हो सकता है, पर अगर आप अच्छे से मॉइस्चराइज करोगे तो वो बैरियर रहेगा, जिसके से वो अंदर जाएगा नहीं। वरना क्या होगा, एक बार आपने एलर्जिक रिएक्शन हो गया, फिर आप वापस वो सेम कॉस्मेटिक एजेंट लगा नहीं सकते। तो अगर मैं कुछ लगा रही हूँ जिससे मुझे अच्छा लग रहा है, अगर एलर्जिक रिएक्शन हो गया तो मुझे फिर लाइफ लॉन्ग लगा नहीं सकते। तो जरूरी है कि मॉइस्चराइजर करना जरूरी है, कि आप स्किन को बराबर मॉइस्चराइज करो, अच्छे मॉइस्चराइजर लगाओ। मॉइस्चराइजर सिंपल और एक अच्छा रहता है, अच्छे में हाइलोनिक एसिड हो सकता है, सेरामाइड्स हो सकता है, सब ध्यान रखना है। तो शिया बटर होता है, तो अच्छे अभी आजकल क्या होता है, कंफ्यूजन ही कौन सा मॉइस्चराइजर का। आपको एक प्रोफेशनल एडवाइस है जो आपके स्किन को सूट करे वैसा करे, और वैसे मॉइस्चराइजर लगा के देखो, और वो ऐसा होना चाहिए जिसके स्किन का मॉइस्चराइजिंग इफेक्ट इंप्रूव होना चाहिए। जी डॉक्टर, जैसे आपने बताया था कि एजिंग जो है वो हमारे बॉडी के बहुत सारे पार्ट्स पर दिखती है, हमारी हेल्थ भी उसमें आती है, तो मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि एक फैक्टर है हाइड्रेशन और हमारी स्लीप, ये दोनों भी हमारे बॉडी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं, तो इसका हेल्दी एजिंग में क्या रोल है और किस तरह से ये हेल्प करते हैं? अभी ये दो चीज है, पहले हाइड्रेशन और स्लीप। हाइड्रेशन की इंपॉर्टेंट की बॉडी अपने मैक्सिमम पानी से बना हुआ है, तो आपने पानी पीना चाहिए, क्योंकि डिहाइड्रेट होंगे तो दो चीज, एक स्किन पे इफेक्ट आता है, एक इसलिए मॉइस्चराइजर लगाते हैं, एक अपना बॉडी पे, क्योंकि बॉडी को पानी नहीं मिला तो डिहाइड्रेशन हो जाएगा। डिहाइड्रेशन होने में दो प्रॉब्लम, अर्ली स्टेज में क्या दिखता है कि डिहाइड्रेशन को भूख ज्यादा लगती है, क्योंकि बॉडी फिर खाने में से पानी निकालने की कोशिश करेगा। आप कुछ भी खाना खाओ, खाने में भी पानी है, आप चाय पियोगे उसमें पानी है, आप वड़ा पाव खाओगे उसमें भी पानी है, तो बॉडी पानी निकालने की कोशिश करेगी, क्योंकि बॉडी को पानी चाहिए। तो कभी कभी प्यास को भूख कन्वर्ट हो, लोगों को लगता है भूख लग रही है, पर एक्चुअली प्यास है जी। इसलिए बोलते हैं पहले पानी पियो, और ध्यान रखो भूख अलग होती है, प्यास अलग होती है, बट कभी कभी भूख और प्यास मिक्स हो जाता है, क्योंकि आपको समझ में नहीं आया। करेक्ट, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है, बॉडी को पानी चाहिए, इंटेस्टाइन्स को पानी चाहिए, हार्ट को पानी चाहिए, खून में पानी जरूरी है, खून में पानी का मात्रा बहुत जरूरी है ताकि खून रहे। तो हर एक चीज लगती है, पानी जरूरी होती है। दूसरा चीज क्या है, स्लीप। मैंने आपको बताया था कि स्लीपिंग इंपॉर्टेंट क्योंकि आपका टाइम सोते कब है, एक आप मेलाटोनिन रिलीज होगा तो ही आप सो पाओगे। करेक्ट। और मेलाटोनिन से इट्स एन एंटी डिप्रेसेंट हार्मोन है, मतलब आपको डिप्रेशन कम हो जाएगा। मेलाटोनिन से आपको अच्छा रिलैक्स मिलेगा, सो पाओगे। सेकंड है कॉर्टिसोल, तो दिन में वो गिरना पड़ेगा जी, और रात को रहेगा लो लेवल, वापस दिन में रहेगा। सपोज आप सोए नहीं बराबर तो कॉर्टिसोल हाई रहेगा, कॉर्टिसोल हाई रहेगा, वो स्टेरॉइड, इंटरनल स्टेरॉइड है, तो उसकी वजह से फिर आपको मोटापा के साइंस और स्ट्रेस प्रॉब्लम्स बढ़ जाएंगे। तो ये चीज होती है, तो आपका सोना जरूरी है, क्योंकि आपको बॉडी को स्लीप और स्लीप साइकिल मेंटेन करना जरूरी है। यू नीड टू हैव 8 आवर्स ऑफ स्लीप, मींस 8 आवर्स ऑफ स्लीप। अब वो जरूरी है। अगर आप जल्दी उठ रहे हो तो मेक श्योर कि आप दोपहर को भी तो सो जाओ।
सोना इंपॉर्टेंट है बॉडी के लिए, माइंड के फ्रेशनेस के लिए जरूरी है। कोई भी आदमी कंटिन्यूसली जागते रहेगा तो उसको फिर बाद में प्रॉब्लम्स आएंगे ही आएंगे, क्योंकि मेलाटोनिन को भी रिलीज होना जरूरी है, अपना कॉर्टिसोल को भी गिरना जरूरी है, फैक्ट है, ये जरूरी है। और रात के टाइम में बचपन में जब आप छोटे थे तो ग्रोथ हार्मोन शूट होता था और गिरता था रात को, और दिन में आईजीएफ इंसुलिन ग्रोथ फैक्टर 1 जो लिवर बढ़ाता है, जिससे वजह से आपका ग्रोथ होता है बचपन में। तो बच्चे को सोना बहुत जरूरी होता है। आप नोटिस करेंगे बच्चे ज्यादा सोते हैं, पर उनके लिए सोना एक्चुअली बहुत जरूरी होता है, क्योंकि जितना सोएंगे उतना ग्रोथ हार्मोन काम करेगा तो वो बड़े होंगे, क्योंकि वो ग्रोथ हार्मोन रात का हार्मोन है जी। तो ये सब बॉडी बनी ऐसी है, तो अपने को ये समझना पड़ेगा कि आज के समय में अपना नॉलेज जितना बढ़ गया कि हम बॉडी को और डिटेल स्टडी करते हैं तो कम पड़ता है, जितना हम रिसेप्टर स्टडी करते हैं, मैं कह और पढ़ने का मन लगता है और रिसर्च होती है। तो ये हेल्दी एजिंग कॉन्सेप्ट जो है ये अभी आई है, बट इसके लिए बहुत डिटेल एनालिसिस और बहुत स्टडीज अभी भी बाकी है। जी बिल्कुल। डॉक्टर, मैं आपसे यही पूछना चाहूंगी कि अगर आपके पास ऐसा कोई पेशेंट आता है तो आप उसके लिए कौन से ट्रीटमेंट्स करते हो, या फिर ऐसे कौन से ट्रीटमेंट है जो हेल्दी एजिंग में बहुत मददगार साबित होते हैं? अभी हेल्दी एजिंग दो टाइप के होते हैं, एक होता है अपीयरेंस में स्किन का रिलेटेड हो, मैं आपको बता चुका उसके मुताबिक हम करते हैं। एक होता है इंटरनल में हम हार्मोनल टेस्ट करते हैं, चेक करते हैं। नॉर्मली हमें मालूम है कुछ हार्मोन जो एजिंग मतलब उम्र से साथ साथ कम होती है, अगर जल्दी कम हो गई तो उसको हम रिप्लेस कर सकते हैं। फिर हम देखते हैं कि उनको प्रॉब्लम्स क्या है। अगर हार्मोन रिप्लेस करने से फर्क पड़ जाता तो ठीक, जैसे कि ग्रोथ हार्मोन पहले गिर जाता है, पर आज के जमाने में हमारे पास है कि इंजेक्शन जैसे ग्रोथ हार्मोन देने से कुछ इफेक्टिव आ सकता है। दूसरा चीज है, अगर आपको मेनोपॉज का जैसे होता है तो एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन वापस दे, हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी से वापस कुछ चीजें वापस ला सकते हैं हम जी। ठीक है। थर्ड, अगर आपको थायरॉक्सिन, सपोज एजिंग में आपको लगता है कि हाइपोथायरॉयडिज्म हो गया, एक तरह से एजिंग सिम्टम है, तो हम थायरॉक्सिन देके भी ठीक कर सकते हैं। ठीक है। सब क्लिनिकल हाइपोथायरॉयडिज्म केसेस है, बट उसको हाइपोथायरॉयडिज्म है नहीं, उसमें भी अगर हमें लगता है जैसे मोटापा ऐसे केस में या प्रेगनेंसी जब आपने लगता है कि थायरॉक्सिन देने से फर्क पड़ता है, तो ऐसे केसेस में भी दे सकते हैं, प्रोवाइडेड इट इज प्रूव्ड क्लिनिकली, हमने जस्टिफाई की कि देना जरूरी था। विटामिन D3 अगर कम हो गए तो उससे वजह से भी बुढ़ापा होता है, क्योंकि आपको बोन हेल्थ का अफेक्ट हो गया, तो विटामिन D3 भी लेना फर्क पड़ता है। 60,000 IU लेते वंस अ वीक लेते, जिससे फर्क पड़ जाता है। तो हर एक चीज का इंपॉर्टेंस होता है। और मेलाटोनिन आज के जमाने में हम बहुत स्टडी करते हैं, बुढ़ापा और मेलाटोनिन हार्मोन जो पीनियल ग्लैंड से सिक्रीट होता है, जो हम बोलते हैं इसको थर्ड आई भी बोलते हैं अपन। तो मेलाटोनिन हार्मोन अगर देते तो डिप्रेशन कंट्रोल होता है, स्ट्रेस कंट्रोल होता है, आदमी फ्रेश होता है, तो फ्रेश होता है। आजकल इसके ऊपर भी बहुत स्टडीज हो रहा है, और इंडिया में खासकर हम इसके ऊपर इसलिए स्टडीज करें क्योंकि इससे थर्ड आई से भी रिलेटेड किया जाता है। बिल्कुल। डॉक्टर, आजकल मार्केट में ऐसी बहुत सारी दवाइयां हैं, बहुत सारी ऐसे सप्लीमेंट्स हैं जो एंटी एजिंग के लिए या फिर हेल्दी एजिंग के लिए कह सकते हैं कि लोग लेते हैं, तो क्या ये ओवर द काउंटर लेना सही है या फिर इसके लिए एक्सपर्ट की सलाह बहुत जरूरी है? हेल्दी एजिंग के लिए बहुत सारे न्यूट्रास्यूटिकल्स ओवर द काउंटर अवेलेबल है, बट कुछ चीजें आपको हार्मोनल थेरेपीज आपको डॉक्टर्स की सलाह लेनी होती है। अब इसमें ना एक किताब पढ़ी थी, इसमें बहुत सारे न्यूट्रास्यूटिकल्स अवेलेबल है, इंडिया में भी अब्रॉड में भी अलग अलग, जैसे कि गिंगो जिलोबा वो अपन चाइना में मिलता था, फिर अपने इंडिया में अश्वगंधा भी है, इंडिया में अपने पास कर्क्यूमिन भी है, बहुत है। अब मैं बहुत चीज कहता हूँ कि बहुत चीज अपने फूड खाने पीने में भी हो सकता है, जितना खाने पीने में हम फोकस करो उतना अच्छा है। सप्लीमेंट्स पे ज्यादा अपन खर्चा करते हैं तो बहुत खर्चा हो जाता है। कुछ चीजें अपने को लगता है कि सही होता है, वो हर पेशेंट के लिए अलग होता है। मैं बोला हर पेशेंट अलग निकलता है, तो हम लोग हर पेशेंट को एनालाइज करके डिसाइड करते हैं कि कौन सा पेशेंट को सही होता है। एंटीऑक्सीडेंट्स डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। अभी अपने पास रेस्वेराट्रोल भी है। रेस्वेराट्रोल का है कि ग्रेप्स के सीड्स का जो ऊपर बाहर का जो कोटिंग होता है उसमें से निकलता है। अभी आप बोलोगे रेड वाइन में भी रेस्वेराट्रोल है, बट रेड वाइन हम प्रेफर नहीं, हम बोलेंगे ग्रेप्स खाओ, क्योंकि रेड वाइन में अल्कोहल है, वो अच्छा नहीं है। आप इसके बदले में आप ग्रेप्स खाओ, ग्रेप्स खाने में हेल्दी है, उसमें भी रेस्वेराट्रोल आ गया जी। अब उसको फिर कोएंजाइम ग्लूटेन अच्छा एंटीऑक्सीडेंट है, ग्लूटाथियोन हम स्किन के लिए बोलते हैं, एंटीऑक्सीडेंट भी बहुत है। राइट एंटीऑक्सीडेंट फॉर यू, वो हम डिसाइड करेंगे आपके लिए क्या सही है, वो हम डिसाइड करेंगे बाय प्रोफेशनल जो एनालाइज का स्टडी करे, ब्लड टेस्ट भी करे, खून के जांच करने का डिसाइड करे क्या करना है। हार्मोनल ट्रीटमेंट फॉर एंटी एजिंग, इसलिए खून की जांच करनी पड़ती है, जो सही हार्मोन है वो देना होता है। एक बहुत कॉम्प्लिकेटेड एडवांस टॉपिक है, इसके लिए बहुत डिटेल एनालिसिस लगता है, और पेशेंट को 1 to 1 डिस्कस करके एक एक डिटेल एनालाइज करके आपको क्या तकलीफ हो रही है और कौन सा रिलेटेड। अब कुछ सिम्टम्स बुढ़ापा से रिलेटेड नहीं होता है, कुछ होता है जो बुढ़ापा से रिलेटेड, उसको हम ठीक करेंगे, वो उसको हम एंटी एजिंग थेरेपीज बोले जाते हैं। कुछ चीजें होती है, कुछ और बीमारी, इन्फेक्शन का, वो बुढ़ापा नहीं है, वो कुछ और रीजन कैसे हो सकता है, जैसे कि सर्दी हो गया, अब वो बुढ़ापा का नहीं है, वो अलग है। तो हमें जानना पड़ता है, हर एक पेशेंट अलग होती है, हर एक पेशेंट को हम स्टडी करते हैं अलग तरीके से। फिर कोई विटामिन डेफिशिएंसी निकलाएगा, मिनरल डेफिशिएंसी हुआ, उसको ठीक करते हैं, वो अलग चीज होगा, उससे भी बुढ़ापा होता है, बट वो अलग चीज है, उसको इलाज करना। तो हर एक पेशेंट अलग होता है। तो मैं ये कहता हूँ कि आपको लेना तो एंटीऑक्सीडेंट्स, बट मोस्टली आप डाइट पे ज्यादा फोकस करो, सप्लीमेंट्स पे ज्यादा खर्चा करने से अच्छा आप डाइट पे ज्यादा खर्चा करो, वो अच्छा रहेगा, ये मेरा सलाह है। जी बिल्कुल सही कहा आपने।
डॉक्टर, अगर कोई इंसान चाहता है कि उसकी एजिंग जो है वो हेल्दी एजिंग हो, तो उसे कौन सी उम्र में इसकी तैयारी स्टार्ट करनी चाहिए, कौन सी उम्र में जाके एक्सपर्ट को दिखाना चाहिए? मेरे हिसाब से क्या है कि प्यूबर्टी आता है अराउंड 20 ईयर्स, ठीक है, लेडीज में 13-14 ईयर्स में आता है। और जो हार्मोन होता है, जो फर्स्ट सेक्स हार्मोन गिरता है अराउंड 30 ईयर्स में टेस्टोस्टेरोन गिरता है। जैसे फीमेल्स में भी थोड़ा आपका एजिंग स्टार्ट होता है 30 ईयर्स। तो मैं ये कहता हूँ कि 30 ईयर्स तक में क्रॉस करती है, मिड 30s पे आ गए आप, तब जाके आपको फोकस करना है कि ये मेरा जो 30 है इसको मेरे को ऐसे ही रहना है टिल 70-80 ईयर्स तक। तो वहां से आपका स्टार्ट होता है कि अपन एक्सरसाइज करो, हेल्दी रहो। ये टाइम अगर आप नहीं करोगे तो मसल वेस्टिंग हो जाएगा, ये टाइम नहीं करोगे मोटापा और बढ़ सकता है। यहाँ से आपका खाना पीना, अगर यहाँ आपने फोकस नहीं किया तो आगे जाके आपको तकलीफ बढ़ने वाली, क्योंकि आपको आइडिया नहीं होगी। तो यहाँ से दिस इज द पॉइंट ऑफ टाइम, मिड 30s, कि आप यहाँ से आपने डिसाइड किया कि मुझे हेल्दी रहना है, हेल्दी खाना, हेल्दी जीना। ये मत एक्सपेक्ट करो कि मैं 70 साल का हो फिर मैं सोचूंगा कि भाई अभी मेरे को अच्छा एक्सरसाइज करना है। उस टाइम पे हालत कुछ भी हो सकता है, आप जियोगे कि नहीं पता नहीं, पर अगर अभी से आपने फोकस किया तो आप आज लंबा जी सकते हो। ये सेंटिनेरियंस की हम स्टडी करते हैं, सेंटिनेरियन जो लोग 100 साल जी चुके हैं, हमने मैक्सिमम फाइंड आउट किया कि वो ओकिनावा जापानीज में है या फिर कुछ मेडिटेरेनियन में, उनका डाइट स्टडी किया, उनका डाइट बहुत अच्छा रहता है। उनका मोस्टली ओमेगा 3 फैटी एसिड पे फोकस है, जैसे कि फ्लैक्स सीड्स में मिलता है या फिर फिश में मिलता है, या फिर लोग ने उनका हाई प्रोटीन डाइट होता है, लो कैलोरी डाइट होता है। और ओकिनावांस का एक कॉन्सेप्ट होता है हरा अशीबू, यानी कि 80% खाते हैं और 20% छोड़ देते हैं, ताकि बॉडी को बाद में रियलाइज हो कि वो गैस्ट्रिक जूसेस आएंगे और बाद में आपको लगेगा फुल हो जाओगे, बॉडी में सिस्टम हो, बॉडी को रियलाइज हो ही जाएगा बाद में। तो कम खाना, लिमिटेड खाना, अच्छा खाना, ये लोगों ने सीखे 100 ईयर जीना है। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि मिड 30 से स्टार्ट करो, ताकि सोच कर कि मुझे 100 क्रॉस करना है, 100 नहीं 90 साल तक पहुंचो, क्योंकि मुझे लंबा जीना है। इसको कि आखिर में लाइफ में जितना लंबा जियोगे उतना आप ज्यादा जिंदगी जी पाओगे, देख पाओगे कि लाइफ ऐसी है कि जिंदगी एक ही दी है आपको जी। नेक्स्ट जिंदगी कब मिलने वाली पता नहीं, बट ये जिंदगी पे क्वांटिटी और क्वालिटी, फिर भी अपने को पता नहीं कब हम मरने वाले, बट क्वालिटी अपने हाथ में। तो जैसा जियो कि 80 साल का भी हो तो जियो कि 40 साल जैसा, ये मैं कहता हूँ। इसलिए मिड 30s यहाँ से आप स्टार्ट करोगे। जी बिल्कुल। डॉक्टर, आजकल हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग हैं जो एजिंग पर ध्यान देने लगे हैं, इसके बारे में सीरियसली बात करने लगे हैं और एक्सपर्ट के पास जाने लगे हैं, लेकिन बहुत सारे लोग अभी भी ऐसे हैं जो एजिंग के बारे में इतना नहीं सोचते। तो उनके लिए आप क्या कहना चाहोगे? सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि एजिंग ऐसी चीज है जो बाद में आपको एहसास होने वाली है। लोगों को रियलाइज हो जाता है, लोग अपने फील होता है कि नहीं यार मेरा उम्र, लोग मैंने अभी देखा कि मिड 30s 40 वाले सोचते कि अभी ज्यादा जी ली है, कुछ लोग सोचते हैं 50-60 में जी, और लोग बोलते कि मेरे बच्चे के बच्चे हो गए, अब देख लिया अब क्या होगा। नहीं, कुछ लोग को ऐसे भी जीना कि बच्चे के बच्चे, उनके भी शादी, उनके भी बच्चे देखने, लोग ऐसे भी लोग उनके बच्चे भी देखे। आपको जीना लगता है कि आपको ज्यादा जीने का मन फिर भी लगेगा कि नहीं जियो। और ये एक्सपीरियंस के जिसको कैंसर डिटेक्ट होता है ना, वो आदमी सोचता है कि मैं कितने कब मरने वाला हूँ, तो वो एक फियर हो जाता है। तो मैं इसलिए बोलता कि आप कैंसर प्रिवेंट भी कर सकते हैं अगर आप हेल्दी खाओगे, अभी खाओगे, एक बार हो गए फिर प्रिवेंशन नहीं हो सकता, और प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो मिड 30 से अगर आपने स्टार्ट किया हेल्दी जीना, हेल्दी रहना, एक्सरसाइज करना, जियो, तो आप शायद कितना लंबा जी सकते हैं आपको पता नहीं, बट यहाँ से ही स्टार्ट होगा। आप एक्सपेक्ट नहीं करोगे कि 70 साल में आप कुछ कर पाओगे, उस टाइम पे क्या सिचुएशन है पता नहीं, बट अभी से स्टार्ट करोगे तो आगे आप आपके इसके फ्रूट्स अच्छे रीप कर पाओगे। जी बिल्कुल। थैंक यू सो मच डॉक्टर, आपने बहुत ही अच्छी जानकारी दी, हमें एजिंग के बारे में इतना अच्छा समझाया और हेल्दी एजिंग हो सकती है इसके बारे में भी समझाया। आपने अपना कीमती समय निकाला और आप यहाँ पर आए, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी। दोस्तों, अब अपनी होस्ट और दोस्त कल्पिता को इजाजत दीजिए, फिर मुलाकात होगी संजीवनी के अगले एपिसोड में। तब तक अपना ख्याल रखिए।